डायरेक्ट सवाल विद मनु में मैं हूं आपकी होस्ट मनु। आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। हमारे आज के गेस्ट मिस्टर विनय लांबा जी हैं, जो कि नेक्स्टेक्स ग्रुप के सीईओ और अध्यक्ष हैं, और साथ ही वो वाशिंगटन में इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। तो आइए चलते हैं आज के मेहमान से मुलाकात करने। विनय जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। Thank you, Manu. It's an honor to be on the show. विनय जी, मेरा सबसे पहला सवाल है, अपने भारत के एजुकेशन सिस्टम को आप अमेरिका में बैठकर किस तरह से देखते हैं? आपने पहला क्वेश्चन ही जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया। I think if we really look at कि एजुकेशन as such, तो ये बोलना कि एजुकेशन अमेरिका में क्या है या इंडिया में क्या है या कहीं और क्या है, आई थिंक उससे ज्यादा अच्छी एक चीज ये हो जाती है कि एजुकेशन इन टोटलिटी क्या चीज है। क्योंकि वी लिव इन अ वर्ल्ड विच इज इंटरकनेक्टेड। ग्लोबल इकोनॉमी की हम बात करते हैं, बिजनेस हर जगह होते हैं। अब तो ये है कि लोग भी हर जगह आते जाते रहते हैं। सो कोई वो पहले वाली बात नहीं है कि जब आप दूसरी कंट्रीज को सिर्फ एक मैप के ऊपर देखा करते थे। तो दैट वे आई थिंक एजुकेशन इज वेरी वेल कनेक्टेड नाउ। और एक इंडिया में एजुकेशन होनी या यूएस में एजुकेशन होनी, वो दोनों की एक अलग अलग अपने ढंग से है, बेस्ड ऑन देयर सोसाइटी, बेस्ड ऑन देयर नॉर्म्स और बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। बट आई थिंक द की क्वेश्चन हियर इज दैट वी शुड बी आस्किंग दैट in a way that how do we educate, where we educate, and most importantly I think that why we educate. I think that is one key question जो हर जगह मेरे हिसाब से वो मिस करते हैं। और कहीं पर अगर हम देखें तो आई थिंक यूएस में थोड़ा सा हम आगे हैं, क्योंकि इन चीजों को उन्होंने थोड़ा जल्दी रियलाइज कर लिया। इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग इकोनॉमी, इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो वो आस्ता आस्ता वहां पर आ रहे हैं। But again, going back to the basic definition of education, the classic definition of education is what? The process of receiving or giving systematic instructions. तो systematic approach जो है वो शुरू से चलती आ रही है education को लेकर। लेकिन वो approach itself is wrong, because अगर हम देखें कि सिर्फ एक systematic approach से अगर हम ये define कर सकते हैं कि कौन कितना educated है, तो वो तो ठीक बात नहीं है। हम एक क्लासरूम के अंदर लेके चलते हैं और बोलते हैं कि आपकी ये बुक है, आपका ये सब्जेक्ट है, आपको ये पढ़ाया जाएगा, और इस पढ़ाने के बाद आपके ये आंसर होंगे, और इसके ऊपर आप जो स्कोर करेंगे उससे आप उतने एजुकेटेड हो जाएंगे, उतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो वो आप सबको ये सिखा रहे हैं कि आप एक बॉक्स के अंदर हैं, उसी के हिसाब से आपने आंसर देने हैं, उसी के हिसाब से आपको जज किया जाएगा और उसी के हिसाब से बताया जाएगा कि आप कितने एजुकेटेड हैं। जब हम स्कूल छोड़ के बाहर आते हैं तो फिर उसके बाद हमें बोलते हैं कि आप स्टार्ट लिविंग आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो वो कहीं ना कहीं पे एक डिस्कनेक्ट सामने आ जाता है कि हमें बता रहे हैं कि आप हर चीज को एक सिस्टमैटिक अप्रोच लेके चलिए, और जैसे ही हम बाहर निकले एक रियल वर्ल्ड में तो हमें बोल दिया कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये चीज यूएस में आज कहीं पर थोड़ा सा ज्यादा लोगों ने रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि वी नीड टू चेंज दिस, whereas in India still academics is lot more than anything else. तो पर्सनल ग्रोथ मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है, which we are also focusing in US. अगर आप देखिए कि आप आईवी लीग्स के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो आईवी लीग में जो मार्किंग सिस्टम है, वो मार्किंग सिस्टम ऑफ कोर्स आपके एसएटी एसीटी स्कोर्स वगैरह है, बट एट द सेम टाइम देयर इज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आल्सो गिवन टू कि आपने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं। वो प्रोजेक्ट जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो एकेडमिक रिलेटेड है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी क्या थी, आपने बिसाइड्स एक सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के और आपने क्या किया है, तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज वी रियलाइज दैट दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन टुडेज डे एंड एज, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं पर अब इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि वो ये सब चीजें देखने की शुरू करे। आप एजुकेशन को अगर लेके चलते हैं तो एक प्रोग्रेसिवनेस है, एक डेवलपमेंट है, और उसको उसी तरह से ही लेना चाहिए, ना कि आप सिर्फ ये सोचिए कि आपने एक बुक पढ़ ली है, उसमें आपने एग्जाम दे दिया है तो आपको सब चीजें पता लग गई है। तो आई थिंक बेसिक डिफरेंस यहीं पर आ जाता है। तो विनय जी, अगर आपसे पूछा जाए तो इसी आपके जवाब के साथ ही मैं अगर कंटिन्यू करूं कि थ्योरी बेस्ड एजुकेशन और प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन,
इन दोनों में से कौन सी बेहतर हो सकती है या दोनों का कॉम्बिनेशन बेहतर हो सकता है? See, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली. अगर हम फिर से देखें एजुकेशन को, तो अब अगर हम वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में देखते हैं तो आज जो है उसमें 2 कंट्रीज नंबर 1 पे आती हैं. एक फिनलैंड है और जो दूसरा है वो साउथ कोरिया है. द बेस्ट पार्ट इज दैट दोनों की अप्रोच जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है. फिनलैंड जो है उनका बिल्कुल ओपन एजुकेशन सिस्टम है, उनका कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है. वेयरएज साउथ कोरिया जो है वो एम्फेसिस करते हैं मेमोराइजेशन के ऊपर, जो एक नॉर्मल है हर जगह. बट देन अगेन द थिंग इज दैट बोथ दीज आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एजुकेशनल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. उसके साथ में अगर आप दूसरा देखते हैं कि और जो कई यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे आर वे अप देयर. नाउ द क्वेश्चन इज कि थ्योरेटिकल या हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं. तो उसमें अब ये है कि अगर हम ये हिस्ट्री को देखें तो उस टाइम पर जब ये एजुकेशन, मास एजुकेशन जब शुरू हुआ था, तो वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 19th सेंचुरी में, और उस बेस के ऊपर जो मास एजुकेशन शुरू हुई थी. बिकॉज जो लोग थे वो आप इंडिया के हिसाब से कह लीजिए कि एक रूरल सेटिंग से अर्बन सेटिंग में आ रहे थे या गांव से शहर में आ रहे थे, इंडस्ट्री में जा रहे थे, लेबर की रिक्वायरमेंट थी, तो उनको एक बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए थी. तो वहां से एजुकेशन जो है वो शुरू हुई 19th सेंचुरी में, और उस टाइम मास रिक्वायरमेंट थी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड हैज कम अ लॉन्ग वे, बट हम आज भी उसी एजुकेशन सिस्टम को लेके चलते हैं. हम आज भी वो सिस्टमेटिक अप्रोच लेके चलते हैं. हम आज भी वही क्वेश्चन आंसर्स क्लास में करते हैं. लेकिन जहां पर हम बाहर कहीं निकलते हैं और बाहर जिंदगी में आते हैं और एक्चुअल में जब काम करना शुरू करते हैं, तो हमें रियलाइज करते हैं कि नहीं, वो जो हमने पढ़ा था उसमें से आधी चीजें तो यहाँ बेकार है. एंड इनफैक्ट आई एम ऑल्सो सेइंग दिस बिकॉज ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो. अब आज अगर आप मेरे को भी देखते हैं तो आई हैव यूनिवर्सिटी ऑफ रेस्टन दैट आई फाउंडेड. आई ऑल्सो हैव IBS Washington, another college that we have, which is a global education college. Nextech is a technology company. Personally, if you ask me, now education is passion. This is what I do for a living. लेकिन अगर हम स्कूल टाइम में जाएं और उस टाइम अगर आप मेरे से पूछें तो आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. आई वाज नेवर एवर अमंग द टॉप स्टूडेंट्स इन द क्लास. और अगर अब मेरे टीचर्स को उस टाइम के अगर ये पता लगे कि आज मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, तो शायद वो हंसेंगे कि अच्छा ये और वो कर रहा है. बट द थिंग इज दैट अगर आप एक रियल लाइफ में अपना फोकस और पैशन लेके चलते हैं, और अगर हम यही एजुकेशन में भी उस चीज को लेके सिखाते हैं, rather than telling everyone to just follow what we are teaching you in the class, I think that's what makes the difference. I'll give you a very simple example also on this. जो real world में the successful people are those who actually make a lot of mistakes and then learn from them. Whereas in classroom environment, the successful student is one who never makes mistakes. तो अब आप ये खुद ही आप देख लीजिए कि वो दोनों चीजों में जो है बहुत ज्यादा फर्क है. So, अगर हम इस बात को लेके चलें कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एजुकेशन में क्या चीज है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं पर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिस तरह से मैं देखता हूं आज की डेट में एजुकेशन को हम एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के ऊपर जो है हमारा फोकस ज्यादा रहता है वर्सेस आउटकम के ऊपर. Whereas it should be the other way around. We should be focused on the outcome, and then the process should be enjoyable. We should enjoy the process. यहाँ पर क्या होता है कि वो प्रोसेस इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आधे लोग तो वहीं पे गिव अप कर देते हैं. आधे लोगों को ये भी नहीं पता कि उन्होंने जिंदगी में करना क्या है और वो ये क्यों कर रहे हैं. हम हमेशा पूछते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू ग्रो अप. इंस्टेड ऑफ व्हाट, द क्वेश्चन शुड बी व्हाई, कि आपने ये करना है लेकिन आपने ये क्यों करना है. अगर आपको उस व्हाई का आंसर पता है तो व्हाट अपने आप आपको मिल जाएगा. So the best approach is that yes, the basic education should be fundamental. The basic foundation should be there for everyone. But when it comes to the actual implementation in the real life, then the practical knowledge is something which is very much required. आपकी personal growth बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विनय जी, मेरा अगला सवाल है कि स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम में एजुकेशन का कितना रोल मानते हैं आप? See, again, the same thing. When we talk about the Indian education system or Skill India, now India as such has one of the most complex education system in the world.
you have almost about 1.5 million schools in India, teaching about 200 plus million students in India. आपके पास प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, कॉलेज है, और वो अभी तक जो अप्रोच चल रही है वो अभी भी वही चल रही है जिस तरह से हम बात कर रहे थे. स्किल इंडिया डेवलपमेंट को अगर हम लेके चलते हैं तो उसमें दो चीजें आ जाती हैं जो अभी हम पहले भी बात कर रहे थे. ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, एक है स्किल डेवलपमेंट और एक है माइंडसेट डेवलपमेंट. माइंडसेट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है इसके साथ. स्किल सेट जो है ओनली टेक यू टू सम वे, लेकिन अगर हम स्किल सेट को कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो स्किल सेट भी जो है उसका कोई फायदा नहीं है. तो उसके लिए अगर हम इंडिया को स्किल सेट की बात करते हैं तो उसमें हमें दोनों चीजों को साथ में लेके चलना चाहिए कि अगर आप एक चीज सिखा रहे हैं उसके साथ अगर माइंडसेट डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, आप एक सॉफ्ट स्किल्स नहीं बता रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो उसका कोई फायदा नहीं है. नाउ I think India so far, as far as technology is concerned, or as far as the IT related programs are concerned, it has become a powerhouse in the world. There's no denial about it. I mean, आज अगर कहीं भी आप बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन, इवन यूएस में भी अगर हम कहीं बाहर जाते हैं और कोई मिलता है और तो पहला चीज जो है वो इंडियन को देख के ही आता है कि आप आईटी में हैं, क्योंकि आई थिंक एक वो इमेज अब इंडिया की ऐसी बन गई है कि इंडियंस जो है वो आईटी में ही है. तो स्किल डेवलपमेंट है. द ओनली इशू इज उसके साथ में अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करना और वो सिखाते हैं अपनी यंगर जनरेशन को कि आपके सॉफ्ट स्किल साथ में कैसे डेवलप होने चाहिए, आप इनको नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से लेके चल सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात होगी. कॉलेज एजुकेशन या डिग्री एजुकेशन कैन ओनली टेक यू सो फार. स्किल्स इज समथिंग विच इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इवन अगर आप यूएस में देखते हैं तो यूएस में हर आदमी जो है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है. स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर हाई स्कूल के बाद शुरू हो जाती है. There are a lot of people who are who work as electrician, who work as plumbers, who work in different categories, even in IT. As a matter of fact, the certifications are considered to be even more important than the degrees as such. So वो बहुत एक जरूरी चीज है. And I think अगर हम उस चीज को एक structured way में इंडिया में भी implement करते हैं और सिर्फ एक डिग्री के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. A combination of both is obviously going to be the best part of this entire journey, I guess. विनय जी, आपका इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल तीनों जगह पे है, मतलब भारत में है, पेरिस में है, अमेरिका में है. ये यूरोप, अमेरिका और इंडिया का कोऑर्डिनेशन आपने किस तरह से, कुछ खास वजह रही इसको इस तरह से स्टार्ट करने की? So देखिए, I've been in US for the past 30 years. और पिछले 30 साल में 20 प्लस साल से जो है I've been in education only. और जब हमने ये शुरू किया था, I started Nextech almost about 23 years back. Nextech is a managed service providing company, and विनय जी, ये क्वेश्चन, ये आंसर दोबारा से करेंगे, वॉइस नहीं आ रही थी. ओके. सो मैं ये बोल रहा था कि अगर हम आपका जो क्वेश्चन था कि यूएस और फ्रांस एंड इंडिया, तो I was just giving you a little background कि I moved to US about 30 years back. और तब जो है started technology company which is also in training in education almost about 23 years back. साथ में Nextech, what they do is they train the corporate America in soft skills, management skills, technology. The next step from there was, of course, higher education. That's how I founded University of Reston, and that's how I came into being International Business School of Washington, which is in collaboration with our French college in Paris. Now, the idea was again, जब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर international students आ रहे हैं. US typically gets about 1.1 million student plus each year. उसमें से 70% जो student है वो सिर्फ 2 countries में से आता है, and that is India and China. India के students अगर हम लेके चलते हैं तो roughly India sends almost about 2 million students worldwide every year. That's a huge number, for any country for that matter. But when you take that into account with and relate that to the population in India, जहाँ पर आज 600 million जो एक population है वो under 25 है या under 26 है, तो that means 600 million versus अगर हम ये सिर्फ 400,000 की बात करें तो नंबर बहुत छोटा है.
दूसरी बात ये थी कि जब यहाँ पर हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंडिया से, they are actually, a lot of them are actually struggling. The reason for them to come to US was maybe they want to get Western education. They want to get a degree from here, क्योंकि उसकी वैल्यू इंडिया में ज्यादा है. There are very few who are going into Ivy Leagues. Of course, जो Ivy League में जा रहे हैं, they're getting better education. There's no doubt about that. But majority of these students who are coming here are going into these smaller average colleges and average schools here. The tuition amount in US is average is about 30,000 per year. अगर वो अंडरग्रेड के लिए आ रहे हैं, 4 साल कर रहे हैं, that means you're spending almost about $120,000, जो सिर्फ आपकी एक फी के ऊपर है. उसके ऊपर आपका रहना, खाना, पीना, वो सब अलग है. You know that when you convert that into Indian currency, that's a huge amount. And we all know that in India, education के ऊपर parents जो हैं, they spend like anything. Loan भी लेते हैं, ये भी करते हैं. Everything goes on there. Now, the idea was that, if somehow, if we can make life easy and make it more affordable for the Indian students, because again, I'm not talking about China or other countries, I'm talking about India only, क्योंकि मैं खुद इंडिया से हूँ, तो I wanted to do something there. तो वो सोच के फिर हमने कहा कि अगर हम यही education, and if that's what the goal is, अगर हम इंडिया में ले जाते हैं and we make it affordable, at the same time we give them the exposure also, so that probably would be a win-win for everyone. तो ये सोच के जो है फिर हमने देखना शुरू किया कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं. Unfortunately, the American education system is very rigid. They don't let you do that. वो आपको इस चीज की परमिशन दे देते हैं कि आप एक अपना कैंपस खोल सकते हैं किसी और कंट्री में, लेकिन आप किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते. Whereas in India, the Indian government says that आप वहां पर फॉरेन कोई भी कैंपस नहीं अभी कर सकते हैं. In fact, that is one thing which I think has been in the parliament for quite some time. And they are still deciding कि foreign universities को वहाँ पर campus खोलने की permission मिलेगी कि नहीं. But on the other end, the French education system is very flexible, and it's also one of the top education system in the world, because that is again practical approach, not just a theoretical approach. तो ये सोच के फिर IBS जो था वो हम इंडिया में भी लेके आए थे. Now the idea for IBS in India was that people can get into a program where they can do some of the program in India at a very affordable price. And at the same time, then they'll get the exposure to go to Dubai, or they can go to Paris, or if the visa is not a problem, they can also come to US. So a transition so that they can learn more in the practical sense. Because again, we were talking about global economy, and we were talking about how everybody is interconnected. So इस तरह से उनको exposure जो है वो मिलेगा. विनय जी, ये जो लास्ट 30 इयर्स की जो आपकी जर्नी रही एक तरह से, तो आपने अमेरिका जाके अमेरिका से बैक टू इंडिया की वापसी की इंस्टीट्यूट खोलने की, या पहले इंडिया में स्टार्ट किया था, देन अमेरिका और फ्रांस की तरफ मूव ऑन किया? नहीं, अमेरिका में तो as I said that I started Nextech almost about 23 years back, और IBS और यूनिवर्सिटी ऑफ रेस्टन भी यहाँ पर काफी टाइम से है. एंड पहले तो सारा का IBS जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम the French students were actually coming to US. तो वहां से वो स्टार्ट हुआ था. बट लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि ये इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहा है यूएस में, इंडियन स्टूडेंट्स का, एंड देन वी आल्सो सॉ दैट हाउ व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हियर, हाउ दे आर स्ट्रगलिंग हियर. कितने स्टूडेंट्स आते हैं जो एक ही घर के अंदर 8-8, 10 स्टूडेंट्स साथ में रह रहे हैं. उनकी जो एक फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ठीक नहीं है. यहाँ पर आके वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं. It's not easy. US is not that easy. और अगर हम करेंसी का एक डिफरेंस देखते हैं तो उसमें इतना भी वो नहीं है कि इंडिया से जो है every parent can afford to send X amount of dollars to US to support their kid. So they are really working hard. इसीलिए यही सोच के कि किसी तरह से अगर if we can make little easy for them and if we can make this affordable, क्योंकि अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि आपने यूएस की डिग्री लेनी है या आपने इंटरनेशनल डिग्री लेनी है और आपको वो एक्सपोजर चाहिए और आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए, then we can definitely do that, and we can do that sitting at home in India, so that it'll be a little easier for everyone. At the same time, we also realize that the internship and also the job placement and everything is very important also for you to get that experience. So इसीलिए फिर हमने किया कि आप जो फाइनल सेमेस्टर है या फाइनल 1 ईयर है उसमें आप पेरिस या मोबिलिए या लियोन में आ जाइए, ताकि वहां पर आपको एक पेड इंटर्नशिप मिल जाए, आपको वहां पे एक वर्क परमिट मिल जाए, so that you get that experience also.
And then after that, you can decide whether you want to stay back in France or you want to still go back to India and do that. विनय जी, दिल्ली, पेरिस और आपके अमेरिका के इंस्टीट्यूट्स में कॉस्ट एफिशिएंट कौन सा इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप अपनी तरफ से रिकमेंड करें तो? ऑफ कोर्स इंडिया, क्योंकि इंडिया के लिए the reason why we did that was we did the study in India, और इंडिया में education is actually also not that cheap. इंडिया में education can be expensive. वो एक फ्लक्चुएट करता है कि अगर हम एक छोटे स्कूल में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी फीस स्ट्रक्चर कम है, लेकिन you have colleges who are charging 50,000 per year also, but at the same time you also have colleges that actually charge almost about 15-16 lakhs also. और जो as far as the delivery of education is concerned वो almost similar ही है, because everybody is following UGC. हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस है, या उनके एक फैकल्टी में डिफरेंस है, कई चीजों में डिफरेंस है. So इसलिए what we decided was that since we are, the only reason for us is to help the mass population, तो फीस स्ट्रक्चर जो है उसको हम कम रखेंगे, because again not everyone can afford to pay thousands and thousands of dollars for their kids education. तो अगर हम इंडिया में आके भी इसको अगर हम एक कंज्यूमर के ढंग से देखेंगे और इसको बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है. So the idea to come to India and to bring this at an affordable price was so that we can get a much wider reach. क्योंकि टैलेंट तो छोटी सिटीज में भी है, कोई जरूरी नहीं है कि टैलेंट सिर्फ Tier 1 सिटीज में ही है. आप Tier 2, Tier 3 सिटीज में जाते हैं तो वहां भी टैलेंट है, but maybe affordability becomes an issue for them. And at the same time, the other very important thing also was that in India today, because of the cultural thing or whichever that way we want to call it, बॉयज के लिए बाहर जाना बहुत इजी है. बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो आज भी गर्ल्स को आउट ऑफ द कंट्री नहीं भेजना चाहती हैं. ये नहीं है कि वो अपनी लड़कियों को चाहते नहीं है कि वो पढ़े, बट बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और व्हाटएवर दैट द फैमिली वैल्यूज, दे डोंट वांट टू सेंड द गर्ल्स आउट. तो इंडिया में लाके ये एक बेनिफिट था कि अब ये कैंपस इंडिया में ही है और आपको एक डिग्री भी वहीं पे मिल रही है, तो उससे आपको अपनी लड़कियों को बाहर भेजने की जरूरत नहीं है. नाउ यू कैन एक्चुअली डू इट राइट देयर ओनली. तो वो एक वो इशू भी था. तो ये दो मेन इशू थे जिसकी वजह से हमने बैंगलोर में किया, एंड वी ट्राई टू मेक इट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. विनय जी, आपके इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को किस तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को? कोई ऐसे कोर्सेज है जिनमें उनको स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती हो? एक्चुअली हमने काफी सारी स्कॉलरशिप्स इंडिया में रखी हैं. एक स्कॉलरशिप जो रखी है that is actually for the underprivileged. और अगर हमारे को ये पता लगता है कि they coming from a society जहाँ पर ये बिल्कुल ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, we are actually even willing to give 100% scholarship to those students. Now obviously there'll be very few जो वहाँ से आएंगे, but as long as they meet the criteria, as long as we know that yes they have the talent and they want to do something in life, वो अगर वो करते हैं तो 100% scholarship भी है. At the same time, we have also kept one scholarship for the armed forces. जितने भी आर्मी के या एयर फोर्स के या नेवी के जो उनकी फैमिली से है, उनके लिए भी स्कॉलरशिप रखी है. तो there are there is one president's scholarship, there is one dean's scholarship. तो इस तरह से रखी हुई है, because again as I said, the idea for us to bring this in India was to make it affordable, to make it more reachable, और उसके साथ जितना हम कर सकते हैं we are definitely going to be doing that. तो विनय जी, आपके इंस्टीट्यूट से जब बच्चा पास ऑन करके निकलता है तो उनके लिए जॉब प्लेसमेंट्स की ऑप्शंस भी आप ही लोग खोलते हैं या उन्हें खुद स्ट्रगल करना पड़ता है? जी, सो ये एक क्वेश्चन जो है फिर से वहीं पर आ जाता है जहां पर हम पहले बात कर रहे थे, द प्रैक्टिकल अप्रोच एंड द थ्योरेटिकल अप्रोच. And I think it's very, very important that the students who are coming into the school or college are not only getting proficient with the academics, but also they're getting proficient with the professional growth. So यही सोच के हमने जो है एक internships साथ में किया हुआ है. जैसे पेरिस के अंदर we are also doing paid internships. तो अगर एक बच्चा सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए भी पेरिस में जा रहा है, which is roughly about 6 months, then we will try and get them paid internship for 3 months, because that is the main essence of our school. क्योंकि अगर आप internship नहीं करेंगे, अगर आपको hands on नहीं मिलेगा,
तो आपको वो एक बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए एजुकेशन का, क्योंकि क्लासरूम के अंदर वी कैन ओनली टीच यू सो मच. The life actually starts beyond the classroom, and that's what everyone should learn, and that's what the experience should be. So इसलिए yes, वहाँ पर भी है और इंडिया के अंदर भी, because we are pretty new in India, but we are actually trying up with a lot of companies in India as well, where we'll offer the internship and also the job placement there. तो जब आपका जो 6 मंथ का जो रहता है, एक तरह से उनको जॉब प्लेसमेंट के ऑप्शन रहते हैं, उसके बाद क्या कुछ बच्चे फ्रांस में अपनी तरफ से जॉब फाइंड आउट कर पाते हैं, उनका वर्क परमिट एक्सटेंड होता है या उनको बैक टू इंडिया या अमेरिका की तरफ मूव ऑन करना होता है? So that is one of the reason why we actually went with the French school. Now, if you look at the rest of the world, जहाँ पर majority हर जगह जो है एक Ministry of Education जो है वो govern करती है colleges को. France, on the other end, the education system, higher education, is also Department of Labor is involved there. तो उसमें ये होता है कि जब स्टूडेंट, अगर हम क्लास जब शुरू करते हैं और जब स्टूडेंट्स क्लास में आ जाते हैं, तो in the very first semester itself, the employers, they actually come in because the education is also funded by the employers in France. The employers would come to the class and they will select few as interns. Now this happens in the very first semester itself. Now ये मैं बात कर रहा हूँ जब हम अगर फ्रांस में ही एजुकेशन पूरी कर रहे हैं तो जब वो इंटर्न हायर कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वेरी फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ यू स्टार्ट वर्किंग, आपको एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है. बाय द टाइम यू ग्रेजुएट आउट, चाहे आप अंडर ग्रेड कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप वो पिछले 2 साल से 3 साल से जो है उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं. नाउ द एम्प्लॉयर ऑल्सो नोस कि आप जो है किस तरह के वर्कर हैं, आपने किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट किया है. And once you graduate out, the chances are that they'll also apply for your work permit और आपको वहां पर एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. जबकि से दूसरी कंट्रीज में जो है, जैसे इवन इन यूएस, व्हेन यू डूइंग योर मास्टर्स, आपको जो है एक 12 महीने का या 18 महीने का मिलता है. सेम थिंग गोज फॉर यूके आल्सो. नाउ यूके हैज आल्सो ओपनड अप द वर्क परमिट हाल ही में, लेकिन अभी भी ज्यादातर जो है जैसे ही आप अपना कॉलेज खत्म करते हैं उसके बाद दे बेसिकली पैक यू अप एंड दे से ओके नाउ यू गो बैक. तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये सोच के बाहर आते हैं कि हमें वहां पे जॉब भी मिल जाएगी, हमें वहां पर एक एक्सपोजर भी मिल जाएगा, एंड मे बी वी कैन अर्न सम मनी, गेट द एक्सपोजर एंड देन मे बी गो बैक ऑन 5 years, 6 years, 7 years, whatever that time limit is. Majority of the places now, whether it's US or Canada or some of the other countries, they have stopped doing that. So that's the only 2 places, actually, Canada and France, which are still, open to this idea. यहाँ तक कि फ्रांस में जो है आपको you also have a clear cut path for the citizenship. तो अगर आपने ये करने के बाद आप वहाँ काम करते हैं, you can also apply for, your green card, जिसको हम बोलते हैं, या citizenship जो इसको बोलते हैं, तो वो भी एक pathway है आपके लिए. विनय जी, आप खुद एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, आपको खुद लगता है कि जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई उसमें कहीं कोई कमी रह गई? जी, बहुत वही मैं बात कर रहा था कि if you look at the trouble with the school system is that they give you the answers. रियल लाइफ में आपको आंसर्स नहीं मिलते. तो स्कूल्स में क्या होता है कि आपको आंसर दे देते हैं, आपको बुक पढ़ाते हैं और उसके बाद आपको बोलते हैं कि ये आपका क्वेश्चन आ रहे हैं और अब आप इस बुक को पढ़ लीजिए, और इस बुक को अगर आप बिल्कुल अच्छी तरह से एक तरफ से आप समझ लेंगे और पूरा मेमोराइज कर लेंगे तो हम आपको बता देंगे कि आप कितने इंटेलिजेंट है और कितने इंटेलिजेंट नहीं है. सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन वन थिंग विच इज, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं आईक्यू बहुत बहुत ज्यादा है, आईक्यू इनकी बहुत ज्यादा है, और अगर आईक्यू बहुत है तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट बहुत है. लेकिन अगर हम इस सब चीजों को देख के चलें तो आज की डेट में या आज के एक एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है आईक्यू होना ठीक है, बट उसके साथ में ईक्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, विच इज जो इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं. साथ में माइंड सेट, स्किल सेट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी आ जाती है. आईक्यू कैन ओनली टेल यू कि आपने एक मेमोराइजेशन करके आपने उसमें कितना अच्छा किया, वेयरएज माइंड, इमोशनल इंटेलिजेंस इज व्हाट एक्चुअली डिफाइंस यू कि आप अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर सकते हैं और कितना अच्छा नहीं कर सकते. और वही प्रॉब्लम जो है कहीं पर, आई थिंक अगर आपने अब जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है वही आई थिंक मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी, जो, और वो सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आज की डेट में भी ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ है. आधे लोग जो है क्लास, स्कूल में या कॉलेज में जाने से
पहले ही उनको ये होता है कि यार हमने क्या करना है, बोर होंगे। कितने लोग अपने क्लासेस स्किप कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये प्रोफेसर जो बिल्कुल बेकार है, बोर करता है, नींद आती है, हम नहीं जाते। तो अगर ये एक सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या हमें कोई पढ़ा रहा है? लेकिन एज आई सेड दैट ये शुरू से एक चलती आ रही है और उसी को हम करते जा रहे हैं। अगर हम ये देखना शुरू करें कि द रिसर्च आल्सो स्टेट्स दैट एक 25 to 30 मिनट्स तक जो है आप एक बुक को ठीक से पढ़ सकते हैं, और ये कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है। ये सिर्फ ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। आप कोई भी बुक ले लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर वो एक कोई ड्रामा है या नॉवल है या कुछ और है, उसकी बात अलग है। बट अगर आप कुछ एक एजुकेशनल बुक पढ़ रहे हैं तो द मैक्स दैट यू कैन फोकस इज अबाउट 25 मिनट्स। हमारे लेक्चर्स जो है कॉलेज में वो 50 मिनट्स के होते हैं। तो ये आपको बता सकता है कि वो जो पहले 20-25 मिनट है उसमें तो सब ने फोकस कर लिया, उसके बाद जो है सब इधर उधर देख रहे होते हैं या वो घड़ी देख रहे होते हैं कि कब ये क्लास खत्म होगी। तो आई ऑल्सो कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, क्योंकि हमारे को भी ये था, कई बार स्कूल जाना सिर्फ इसलिए अच्छा लगता था कि आज क्रिकेट मैच होना है, या फिर आज बास्केटबॉल मैच है तो इसलिए बड़ा अच्छा है, या अगर उसमें 6 या 7 क्लासेस हैं तो वेट करते थे कि अच्छा वो लास्ट में जो है एक फिजिकल एजुकेशन की क्लास है, उसमें मजा आएगा। तो कई चीजें जो है वो उस तरह से होती थी। बट कमिंग बैक टू अगेन कि किस तरह से ये होना चाहिए, आई थिंक व्हाट आई हैव रियलाइज्ड नाउ इज दैट इन द लाइफ things don't fall the way we are taught in school. In life we make mistakes, we learn from them, we get up and we go on. The most important is as long as you don't give up. That is what it is. Whereas in school, as I said before, कि आप अगर मिस्टेक करते हैं तो आपको क्लास से बाहर खड़ा कर देते हैं कि यार आपको तो कुछ आता नहीं है। So that's where the difference is. विनय जी, अगर आपको एजुकेशन सिस्टम में कोई एक बदलाव करना हो, आप क्या करेंगे? आई थिंक सबसे पहली चीज तो एक यही है कि अगर हम आज एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो टिपिकली एक 3 कैटेगरीज में है। वन इज द एकेडमिक एजुकेशन, वन इज प्रोफेशनल एजुकेशन एंड वन विच आई कॉल एज लाइफ एजुकेशन। सो एकेडमिक एजुकेशन जो है वो एक ट्रेडिशनल स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन है, जिसमें हम ये कहते हैं, you go through the elementary school, you go through the middle school, university, finally get a job. The stream itself is sold कि ये prepare us for life. The only issue there is the standardization has reached, what I call unbelievably stupid levels. The life stand, वो जो है prepare नहीं करता life के लिए, वो सिर्फ आपको एक basic knowledge दे देता है and basically that's it. उसके बाद फिर वो रहता है कि you are at your own. And that's also one of the reason जहां पर हम देखते हैं कि आज इतने सारे यंगस्टर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं या वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, या कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये अभी तक नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। वो सिर्फ यही सोच के चलते हैं कि अच्छा हमने कुछ करना है बस। और आज का जो यूथ है वो they're living for their own self. सिर्फ उनको ये है कि हम एक टर्म यूज करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए सिर्फ है, उनको जो भी चाहिए वो अभी चाहिए और किसी भी तरह से मिल जाए बस। दैट्स बेसिकली व्हाट इट इज। So there is some problem with the academic way, the qualification or the education system that we have. The next step which basically says is आपकी academic education जो है आपको professional education के लिए तैयार कर रही है, because they're making you job ready. तो अब अगर हम वो भी देख के चलते हैं कि जॉब रेडी, तो जॉब रेडी का मतलब क्या हुआ कि वो आपको स्कूल में ये पढ़ा रहे हैं कि आपने 9 to 5 जॉब कैसे करनी है, आपके बॉस ने जो बोलना है आप उसके ऊपर कैसे आ रहे हैं, आप उसको अगर ठीक से फॉलो कर रहे हैं तो यू आर अ सक्सेसफुल एम्प्लॉय, अगर आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो यू आर किक्ड आउट। तो अभी भी कहीं पर एक वही जॉब में भी फिर वही सिस्टमेटिक अप्रोच आ गई। लेकिन इस सब के अंदर जो है आपकी पर्सनल ग्रोथ कहाँ हुई, आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता। अगर आप आज का रिसर्च देखिए तो द रिसर्च सेज दैट बाय द टाइम यू आर 32 years old, you've already switched jobs at least minimum 4 times. और उसमें सिर्फ एक यही नहीं है कि आपने जॉब चेंज किया है, उसमें यह भी है कि कितने लोगों ने उसमें पूरा वर्टिकली चेंज कर दिया, कि आपने करना कुछ शुरू किया था और उसके बाद आप दूसरी इंडस्ट्री में हैं। By the time you retire or by the time you hit mid-50s, average people now in today's day and age have switched their jobs 7 times. तो कहीं पर भी
वो एक satisfaction नहीं मिल रहा है. The reason why is because, as I said earlier, we are very much process oriented, we are not outcome oriented. और अगर हम यही सब चीजें लेके चलते हैं और हम शुरू से ही एक एजुकेशन में ये लेके आते हैं कि हम ना सिर्फ एक एकेडमिक्स के ऊपर ध्यान दें पर एक पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान दें और इन दोनों को का कॉम्बिनेशन लेके चलें, तो आई थिंक दैट प्रॉब्ली वुड बी द बेस्ट वे टू डू इट. विनय जी, हर कोई किसी ना किसी से इंस्पायर होता है, तो आपका रोल मॉडल कौन है? और अंत में मैं ये भी चाहूंगी कि आप आज के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? See, I think अगर मैं अपना रोल मॉडल ठीक से देखता हूं तो आई थिंक कहीं ना कहीं पर my dad played a big role. Came from a very middle class family. But one thing that I learned from him was कि whatever that he did, he loved doing. He was in railways. वो एक पैशन थी. वो इतना भी नहीं था कि एक बहुत बड़ी जॉब है या कोई बहुत बड़े CEO कहीं पे लगे हुए हैं. But one thing that I saw was that there was a great satisfaction in what he was doing. और जब यूएस में आए तो ऑफ कोर्स थिंग्स आर नॉट इजी, क्योंकि जब मैं आया था 30 साल पहले तो उस टाइम तो यहाँ पर इतने इंडियंस नहीं हुआ करते थे और दूसरी किसी कंट्री में जाके अपने आप को दोबारा से एस्टैब्लिश करना इज अ बिग थिंग. और वी स्ट्रगल्ड अ लॉट, वेंट थ्रू अप्स एंड डाउन. और उस टाइम फिर एक ही चीज ध्यान में आती थी कि हाउ माय डैड यूज्ड टू लुक एट थिंग्स. वो सेटिस्फैक्शन जो एक उनके फेस पे रहती थी. अगर पैसे नहीं भी हैं ज्यादा, दैट्स ओके. कभी ये नहीं होना कि आप दूसरों को देख के कह रहे हैं कि अच्छा उसके पास आज ये है या उसके पास, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर लिविंग इन टुडे. और उनका ये कहना था कि आप हमेशा सिर्फ उनको क्यों देख रहे हो जिनके पास बहुत कुछ है, उनको क्यों नहीं देखते जिनके पास आपसे भी कम है. तो वो सब चीजें जो है आई थिंक कहीं ना कहीं पर आपको एक मेच्योरिटी ले आती हैं और आप वो उस चीज को देखना शुरू कर देते हैं. अगर हम जो एक सेंचुरी से जो एक लॉ चला आ रहा है जिसको हम देखते हैं, द गोल्डन लॉ, उसके हिसाब से इट बेसिकली टेल्स यू दैट यू शुड ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड. दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपको बोलता है कि आप जो बनना चाहते हो आप वही बनेंगे. तो ये सब चीजें आज की दुनिया में जो है लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं. आज एज आई सेड, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अपने बारे में सोचना सिर्फ, दूसरों को जो है अगर हम उनको कट कर सकते हैं चाहे प्रोफेशनली हो पर्सनली हो, तो the entire systematic approach has changed. I think given all that, I still admire what my dad used to do and say at that time. And I think that is probably the biggest role model that I have. Of course, besides that, you have so many successful role models, जिनसे आप सीखते हैं और उनकी आप लाइफ हिस्ट्री देखते हैं, उनके आप स्ट्रगल देखते हैं, उनका भी देखते हैं कि what is it that they did right. तो आप सबसे कुछ ना कुछ ले लेते हैं. पहले हम ये बोलते थे कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, बट आज जो है हम ये बोलते हैं कि आप लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स तो ठीक है, बट लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स ऑल्सो, क्योंकि आपके सामने वो एग्जाम्पल है तो आपका अपना टाइम भी बचेगा. जब आप ये देख रहे हैं कि अच्छा वो वहां पे नहीं हुआ, इस तरह से है, तो वो एक सारी ऑप्शन जो है ओपन रहनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच विनय जी, आपने अपना इतना वैल्यूएबल वक्त दिया हमारे भी मीडिया पे, हमारे प्रोग्राम पे डायरेक्ट सवाल विद मनु में. और आपने बिल्कुल अपने लास्ट सेंटेंस में आपने क्लियर कर दिया कि एजुकेशन के साथ साथ अगर एक वर्क सेटिस्फेक्शन इंसान को थ्रू आउट लाइफ रहता है तो शायद वो सबसे बेहतर स्टूडेंट है जो थ्रू आउट लाइफ इस चीज को जीता है. बहुत शुक्रिया आपका विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू गाइस. टेक केयर. बाय बाय. तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान. वी मीडिया के हमारे अगले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और नई मशहूर हस्ती से. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए वी मीडिया.